जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो तक हमने पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट किए। आज हम देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे अंतरिक्ष। शुरुआत करते हैं। भारतीय उपग्रहों और उनके प्रक्षेपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनसैट श्रृंखला के सभी उपग्रह विदेशों से छोड़े गए, ये सही है। पीएसएलवी का प्रयोग IRS श्रृंखला के उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। भारत ने GSLV के तीसरे चरण में शक्ति प्रदान करने के लिए पहली बार स्वदेश निर्मित शीत जनित इंजनों का प्रयोग किया है। और वर्ष 2001 में छोड़े गए GS18 में अंकीय प्रसारणों और इंटरनेट सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए अर्जक भार पेलोड है। तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। इसमें चारों ही सही है। इसमें कथन है कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, ये सही है क्योंकि पृथ्वी जो होती है पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती, जिससे ये भूसमकालिक हो जाता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह का निकास वेग मिल जाता है, तो ये गलत होगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ये सही है। इसलिए उपग्रह का निकास वेग नहीं मिलता है, इसको जो पलायन वेग होता है रॉकेट के बूस्टर से मिलता है, तो इसमें आर गलत होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने सितंबर 2002 में अपने प्रथम पूर्ण मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह मेटसेट का प्रक्षेपण किया, ये सही है। 2002 में किया था भारत ने अपना पहला पूर्ण मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह। और पहली बार अंतरिक्ष वाहन PSLV C4 ने भूसमकालिक कक्षा में 1000 किलोग्राम से अधिक अर्जक भार लेकर प्रवेश किया, तो दोनों ही सही है। इसमें नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्र के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया है? तो कौन सा धूमकेतु? तो है टेम्पल फर्स्ट। ऑप्शन डी सही होगा। टेम्पल फर्स्ट लगभग 23,000 मील प्रति घंटे की चाल से अंतरिक्ष में गतिमान है। ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कॉस्मिक बैकग्राउंड उपग्रह कार्यक्रम एक्सप्लोरर, ये सही है। फैल्कॉन समुद्रगत केबल तंत्र, डिस्कवरी अंतरिक्ष शटल और अटलांटिस जो है वो भी अंतरिक्ष शटल है, न कि अंतरिक्ष स्टेशन, तो ये गलत होगा डी। चंद्र कक्षीय मिशन सेलिन फर्स्ट निम्नलिखित में से किस एक का है? तो वो जापान का है। ऑप्शन सी सही होगा। वर्ष 2007 में इसरो ने निम्न तापीय इंजनों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक एक रॉकेट परीक्षण किया। इसके लिए प्रयोग में लाया गया परीक्षण स्टैंड कहाँ अवस्थित है? वो है महेंद्रगिरी। तो ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरिक्ष यान है? तो कैसिनी जो है वो एक अंतरिक्ष यान है। ये मानव रहित अंतरिक्ष यान है जिसे शनि ग्रह पर भेजा गया था। ऑप्शन बी सही होगा। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित US स्पेस एजेंसी के थेमिस मिशन का क्या प्रयोजन है? कि उच्च अक्षांशीय नभों के रंगीन प्रदर्शन का अध्ययन करना। तो ऑप्शन सी सही होगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संदर्भ में भुवन क्या है? जो हाल ही में समाचारों में था, तो इसरो का भू पोर्टल, जियो पोर्टल, जिसमें भारत के त्रिविम प्रतिबिंबन की क्षमता है, यानी कि 3D प्रतिबिंब की क्षमता है इसमें। तो ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओशियनसेट 2 उपग्रह जो भारत द्वारा प्रमोचित किया गया है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का अनुमान लगाने में सहायता करता है, मानसून के आगमन का पूर्व अनुमान लगाने में सहायता करता है और तटीय जल के प्रदूषण को मॉनिटर करने में भी सहायता करता है। तो इसमें तीनों ही सही होगा। ओशन 2 के बारे में, ओशियनसेट 2। सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी जो सूर्य की किरणों का प्रयोग कर ताप जनित करने के लिए करती है, जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों ही सही है। प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया प्रत्यावर्ती धारा ऐसी का जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया डिष्ट धारा का जनन करती है। तो ये गलत होगा क्योंकि प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया सौर तापीय प्रक्रिया दोनों ही डिष्ट धारा का
जनन करती है ये, तो ये दूसरा गलत होगा। भारत के पास सौर तापीय प्रौद्योगिकी विनिर्माण का आधार है किंतु प्रकाश वोल्टिक प्रौद्योगिकी के लिए नहीं है, तो ये भी गलत होगा क्योंकि उनके पास दोनों के लिए ही विनिर्माण के आधार है, दोनों के लिए है, सौर तापीय के लिए भी है और प्रकाश वोल्टिकता के विनिर्माण का आधार भी है। तो ऑप्शन ए पहला ही सही होगा इसमें। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कैसिनी हाइगेंस शुक्र की परिक्रमा करना और दत्त का पृथ्वी एक तक संचालन करना, तो ये गलत होगा क्योंकि कैसिनी जो हाइगेंस है मानव रहित अंतरिक्ष यान है जो कि शनि पर भेजा गया था, तो शुक्र का तो नहीं, ये गलत होगा। मैसेंजर बुध का मानचित्रण और अन्वेषण और वॉयेजर फर्स्ट और द्वितीय बाय और सौर परिवार का अन्वेषण करता है, तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। जो मैसेंजर है वो एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान है जिसे नासा द्वारा भेजा गया। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष कंपनी है नासा, और भारत की है इसरो। भारत द्वारा प्रमोचित खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोसेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कि यूएसए और रूस के अलावा केवल भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अंतरिक्ष में उसी प्रकार की वेधशाला प्रमोचित की है। तो यूएसए, रूस, यूरोपियन यूनियन और जापान के बाद भारत जो है 5वां है, न कि उसके बाद तीसरा है ये। और एस्ट्रोसेट 2000 किलोग्राम का एक उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह के ऊपर 1650 किलोमीटर पर एक कक्षा में स्थापित है। तो जो एस्ट्रोसेट है वो 1513 किलोग्राम का है, न कि 2000, 1513 किलोग्राम का एक उपग्रह है। तो इसमें न तो पहला होगा न ही दूसरा होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान को मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है ने भारत को यूएसए के बाद मंगल के चारों ओर अंतरिक्ष यान को चक्रमण करने वाला दूसरा देश बना दिया है, तो ये गलत होगा क्योंकि चौथा देश है ये। और मंगलयान ने भारत को एकमात्र ऐसा देश बना दिया जिसने अपने अंतरिक्ष यान को मंगल के चारों ओर चक्रण कराने में पहली बार में ही सफलता प्राप्त की है। तो इसमें पहला और तीसरा जो होगा सही होगा। कभी कभी समाचारों में देखने वाला प्रोजेक्ट लून संबंधित है बेतार संचार प्रौद्योगिकी से, तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। इससे ग्रामीण तथा जो सुदूर क्षेत्र होते हैं उसमें नेटवर्क संचार व्यवस्था को कायम किया जाता है, प्रोजेक्ट लून, तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें। कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? वो होता है ब्रह्मांड का प्रक्षेपण और बोध। तो इस ऑप्शन जो ए होगा सही होगा। जो इवेंट होराइजन है, इवेंट होराइजन एक काल्पनिक सीमा होती है जो ब्लैक होल के चारों ओर तरफ होती है, ब्लैक होल के चारों ओर होती है, और ब्लैक होल का जो केंद्रीय भाग जो होता है उसको हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी। तो ऑप्शन इसमें ए सही होगा। भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली इंडियन रीस नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि IRNSS के तुल्यकारी कक्षाओं में 3 उपग्रह होते हैं जबकि भूतुल्यकाली की कक्षाओं में 4 उपग्रह होते हैं। तो ऑप्शन इसमें जो ए होगा वो सही होगा। भारत के उपग्रह प्रमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि PSLV से वे उपग्रह प्रमोचित किए जाते हैं जो पृथ्वी के संसाधनों के मॉनिटर में उपयोगी होते हैं, PSLV से, और जबकि GSLV से मुख्यतः संचार उपग्रह जो होते हैं उनको प्रमोचित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। तो उसमें ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में से किसका एक इनका मापन या आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों या सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है? तो किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश, किसी विशेष स्थान के धान के खेतों में ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन और किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापमान, इन तीनों के आकलन के लिए उपग्रह चित्रों या सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, यानी कि त्रिभुज की आकृति में, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी होगी और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी, बीच यानी यहाँ पर। और कथित प्रयोग किसे संदर्भित करते हैं? वो है इवॉल्व्ड लीजा। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। जो इवॉल्व ये जो है
ये जो परियोजना है इसका जो लक्ष्य है वो है गुरुत्वाकर्षण जो तरंगे हैं उनका पता लगाना। तो ऑप्शन इसमें डी सही होगा। अब हम देखेंगे रक्षा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवंबर 2006 में DRDO ने पृथ्वी सेकंड मिसाइल का प्रयोग कर सफलतापूर्वक अवरोधन परीक्षण किया। सही है। पृथ्वी सेकंड एक थल से थल मिसाइल है और वह महानगरों पर हवाई हमलों से रक्षण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो ऑप्शन सी सही होगा। इसमें दोनों ही सही है। गैलीलियो परियोजना जो हाल ही में चर्चा का विषय थी क्या है कि यूरोपीय संघ द्वारा विकसित की जा रही बहु उपग्रह संचालन परियोजना। तो ऑप्शन डी सही होगा। भारत ने निम्नलिखित में से किस एक से बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली खरीदी है? तो इजराइल से। भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में ध्रुव क्या है? उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर होता है ध्रुव। भारतीय रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौर्य मिसाइल 8 मैक से अधिक गति से उड़ती है। सौर्य मिसाइल की परास 1600 किलोमीटर से अधिक है। तो इसमें दोनों ही गलत होंगे। तो ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। INS सिंधु घोष वायुयान वाहक पोत है। तो ये वायुयान वाहक पोत नहीं है, ये पनडुब्बी है। ये पनडुब्बी है। INS सिंधु घोष और INS विराट एक पनडुब्बी। तो INS विराट जो है वो एक पनडुब्बी नहीं है, ये विमान वाहक पोत है। ये विमान वाहक पोत है। तो इसमें न तो एक होगा नहीं दो होगा। अग्नि 4 प्रक्षेपास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है कि यह धरातल से धरातल तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है ये। तो ऑप्शन ए सही होगा। कभी कभी समाचार में देखे जाने वाला शब्द इंडार्क किसका नाम है? आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भारत की अंतर्जलीय वेधशाला, भारत की प्रथम अंतर्जलीय वेधशाला है ये इंडार्क। तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा। INS अस्त्रधारिणी का जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन है? टोरपीडो प्रमोचन और पुनर्प्राप्ति जलायान। INS अस्त्रधारिणी ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। कभी कभी समाचार में उल्लेखित टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस THAAD क्या है? तो अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली है ये। तो ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। मानव प्रजनन तकनीक में अभिनव प्रकृति के संदर्भ में प्राक केंद्रिक स्थानांतरण का प्रयोग किस लिए होता है? संतान में सूत्र कणिका लाने वाले रोगों का निरोध करने के लिए। संतान में सूत्र कणिका वाले जो रोग होते हैं उनका निरोध। अब हम देखेंगे नाभिकीय प्रौद्योगिकी। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने वर्ष 2005 में महत्वपूर्ण प्रगति की है? तो फास्ट ब्रीडर परीक्षण, रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनः संसाधन। ऑप्शन जो ए होगा सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर ITER परियोजना निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर बनाई जाने वाली है? तो दक्षिणी फ्रांस। ये 2008 में आया हुआ है, उस वक्त का ये। वर्ष 2008 में निम्नलिखित में से किसने एक जटिल वैज्ञानिक प्रयोग किया जिसमें अप्रमाणित कणों को लगभग प्रकाश की गति तक त्वरित किया गया? तो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च इसने किया था। तो ऑप्शन बी सही होगा। कुछ लोगों का सोचना है कि तेजी से बढ़ रही ऊर्जा की जरूरतें पूरी करने के लिए भारत को थोरियम को नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए शोध और विकास करना चाहिए। इस संदर्भ में थोरियम और यूरेनियम की तुलना में कैसे अधिक लाभकारी है? तो प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम के कई अधिक भंडार हैं। उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कई अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। थोरियम जो है वो यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह अपशिष्ट उत्पादित करता है। तो इसमें तीनों ही सही है। भारत अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत का तात्कालिक लाभ क्या होगा? तो भारत का तात्कालिक लाभ होगा कि वह विद्युत उत्पादन के लिए संलयन यानी कि फ्यूजन रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है। तो ऑप्शन इसमें डी सही होगा। भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर
IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते, जबकि आईएनए सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते। तो कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते, जो यूरेनियम का प्रयोग करते आयातित, वो IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं। लेकिन कुछ अगर घरेलू आपूर्ति का प्रयोग करते हैं तो उन्हें किसी भी सुरक्षा के अधीन नहीं रखते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अब हम देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी। निम्नलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? तो कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करने वाले अनुसंधान वाले, एक्सरे तकनीशियन और रंगरेज या रंगसाज वाले। तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। शिशु का पितृत्व ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो वो है डीएनए फिंगरप्रिंट। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे कारण को आर कहा गया है। कीट प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक कपास बीटी जीन के निवेशन से निर्मित किया गया है। बीटी जीन एक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। इसमें बी होगा कि दोनों ही सही है लेकिन अलग अलग। आर जो होता है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन है तथा दूसरे को आर कहा गया है। डॉली सर्वप्रथम क्लोन की गई स्तनी है? तो नहीं, डॉली जो है सबसे पहले जो अगर हम बोले तो क्लोन की गई जो स्तन पाई है वो एक चूहा था और डॉली पात्रे निषेचन द्वारा उत्पन्न की गई थी, ये सही है। तो इसमें जो ऑप्शन डी होगा पहला गलत है किंतु आर जो है वो सही है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए, एक को कथन है तो दूसरे को आर कहा गया है कि बलात्कार एवं हमले के मामले में अपराधियों की प्रत्यक्षता एवं पहचान स्थापित करने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है और डीएनए विश्लेषण के लिए बाल, लार, शुष्क वीर्य जैसे लेस साक्ष्य पर्याप्त है। तो इसमें जो ऑप्शन ए होगा सही होगा। कपास के कीटरोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निर्दिष्ट कर निर्मित किए गए जो लिया गया है जीवाणु से। तो ऑप्शन बी सही होगा। हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जीव प्रौद्योगिकी उपागम है एक क्लोनी प्रतिरक्षों के वाणिज्य उत्पादन के लिए। तो ऑप्शन ए सही होगा। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसांटो ने एक कीट प्रतिरोधी कपास की किस्म बनाई है जिसका भारत में शस्त्र परीक्षण किया जा रहा है। निम्नलिखित जीवाणु में किस एक के आविष जीन का इस पारजीनी कपास आविष में अंतरण हुआ है? वो है बेसिलस थुरिंजियस। तो ऑप्शन जो होगा बी सही होगा। स्तंभ कोशिका अनुसंधान स्टेम सेल रिसर्च के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजफूटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। स्तंभ कोशिका बीजफूटिया को नष्ट करने के लिए बिना प्राप्त की जाती है। स्तंभ कोशिका वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती है, ये सही है। और भारतीय अनुसंधान केंद्रों के दो ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन डी होगा तीसरा और चौथा सही होगा। फरवरी 2005 में यूएसए में कार्यरत भारत में जन्मे चिकित्सक डॉक्टर वी मोहन रेड्डी का निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक निष्पादन है? कि एक शिशु पर की गई सफल विविक्त हृदय कार्यविधि जो धमनीय स्विच कहलाती है। तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। मतलब जो डॉक्टर वी मोहन रेड्डी उन्होंने फरवरी 2005 में पहली बार समय से पूर्व जन्मे बच्चे की ओपन हार्ट शल्य चिकित्सा की थी। तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें। निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से कौन सा एक जैव डीजल मिशन का कार्यान्वयन कर रहा है? तो ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय। तो ऑप्शन डी सही होगा। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार्य जैव ईंधन एथेनॉल इनमें से किससे प्राप्त किया जाता है? तो गन्ने में से प्राप्त किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में यूनिफेक के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का क्या नाम है जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां या प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकियां अपनाकर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करें? वो है स्वच्छ विकास युक्ति। ऑप्शन सी सही होगा। कैंसर अबूर्ति के उपचार के संदर्भ में साइबर नाइफ नामक उपकरण समाचारों में रहा। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है कि यह शरीर में अबूर्ति के प्रचार का मानचित्रण कर सकता है? ये सही नहीं। इसके अलावा यह एक रोबोटो प्रतिबिंब निर्देशित प्रणाली है। यह अत्यंत सटीक मात्रा में विकिरण प्रदान करता है। इसमें मिलीमीटर परिशुद्धता प्राप्त करने की क्षमता है। जननिक परिवर्तित सुनहरा चावल यानी गोल्डन राइस मानव की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंजीनियरित किए गए हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सुनहरे चावल की विशेषता को सबसे अच्छी तरह वर्णित करते हैं कि उसके दानों में प्रोविटामिन ए पाया जाता है, जिसका अंतर्ग्रहण करने पर यह मानव शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। हाल ही में आयल जे पर समाचारों में था, यह क्या है? तो यह तेलीय पंख या बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है। तो ऑप्शन ए सही होगा। बैंगन के आनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैंगन विकसित की गई। इसका लक्ष्य इसे नाशक जीव सह बनाना है। तो ऑप्शन ए सही होगा। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं माइक्रोबियल फ्यूल सेल ऊर्जा का धारणीय सस्टेनेबल स्रोत समझी जाती है। क्यों? ये जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सबस्ट्रेटों से विद्युत उत्पादन कर सकती है। ये जल का शोधन और विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती है। सूक्ष्म जैव ईंधन कोशिकाएं। तो ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती है। स्टेम कोशिका चिकित्सा थेरेपी के लिए उपयोग की जा सकती है। तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें। भारत में बीटी बैंगन के पर्यवेक्षण पर लोगों के विरोध का क्या कारण है? तो ये आशंका है कि बीटी बैंगन के उपयोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। यह भी चिंता है कि बीटी बैंगन के प्रदर्शन से जैव विविधता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो ऑप्शन सी सही होगा इसमें। पीड़कों को प्रतिरोधकता के अतिरिक्त वे कौन सी संभावना है जिनके लिए आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है? तो सूखा रहन सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना, अंतरिक्ष यानों उत्पाद में पोषकीय मान बढ़ाना, ये सही है। अंतरिक्ष यान या अंतरिक्ष स्टेशन पर उगने और प्रकाश संश्लेषण ये नहीं होगा, और उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना। इसमें जो पहला, दूसरा और चौथा है वो सही होगा। तो ऑप्शन सी सही होगा इसमें। कवक मूल्य जैव प्रौद्योगिकियों को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वासन में उपयोग में लाया गया है, क्योंकि कवक मूल के द्वारा पौधों में सूखे का प्रतिरोध करने और अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है, पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है, और रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है। तो इसमें जो डी होगा वो सही होगा। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी आनुवांशिक इंजीनियरिंग जीनों की स्थानांतरित होने देता है, जीनों को स्थानांतरित होने देता है, वो देता है पौधों की विभिन्न जातियों में, जंतुओं से पौधों में, और सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में उद्योग द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कणों के बारे में कुछ चिंता है। क्यों? ये जो नैनो कण हैं वे पर्यावरण में संचित हो जाते तथा जल और मृदा को संदूषित कर सकते हैं। ये खाद्य श्रृंखला में प्रविष्ट कर सकते हैं। वे मुक्त मुल्कों के उत्पादन को विमोचित कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो डी होगा, तीनों ही सही है इसमें। स्वास्थ्य शास्त्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कि नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्य युक्त औषधि प्रदान करना संभव कर दिया गया है। नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार यानी कि जीन थेरेपी में एक बड़ा योगदान दे सकती है। तो ऑप्शन जो सी है वो सही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है? वह पर्यावरण अधिनियम 1986। ऑप्शन सी सही होगा। फ्यूल सेल्स जिसमें हाइड्रोजन से संबद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उप उत्पाद यानी कि बाइकार्बोनेट के रूप में ऊष्मा और जल का उत्सर्जन करता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, पहला ही सही होगा। जैव सूचना विज्ञान बायो इन्फॉर्मेटिक्स में घटनाक्रमों या गतिविधि के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? किसी जैव द्वारा अभिव्यक्त एमआरएनए अणुओं की पूर्ण श्रृंखला को। तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें। काय कोशिका न्यूक्लिय अंतःकरण प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग क्या है? तो जंतुओं का जननीय क्लोनिंग। तो ऑप्शन सी सही होगा। भारत में विकसित आनुवांशिक रूपांतरित सरसों मॉडिफाइड सरसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि जीएम सरसों में मृदा जीवाणु के जीन होते हैं जो पादप को अनेक किस्मों के पीड़कों के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोध गुण देता है। तो ये गलत है। जीएम सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागण और संकरण को संकुल बनाते हैं, ये सही है। जीएम सरसों का विकास IARI और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा संयुक्त रूप से हुआ है। तो ये गलत होगा तीसरा भी,
क्योंकि अगर हम देखें तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और फिर बायोटेक्नोलॉजी विभाग के सहयोग से दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से हुआ है, तो इसमें दूसरा ही सही होगा। विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कि विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए डीएनए के खंडों को जोड़कर प्रक्रियात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं, ये गलत है। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रयोगशालाओं में कृत्रिम प्रक्रियात्मक डीएनए के हिस्से रचे जा सकते हैं, ये सही है। किसी जंतु कोशिका से निकाले गए डीएनए के किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में पृथक्कृत कराया जा सकता है, ये भी सही है। और पादपों और जंतुओं से निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोगशाला की पेट्री डिश में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है। आरएनए अंतर्क्षेप, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनएआई प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली। क्यों? यह जीन अनभिव्यक्तीकरण रोग उपचारों के विकास में प्रयुक्त होता है। यह इसे कैंसर की चिकित्सा में रोग उपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। इसे हार्मोन प्रतिस्थापन रोग उपचार विकसित करने में, तो हार्मोन के प्रतिस्थापन के लिए नहीं करते हैं आरएनएआई, और इसे ऐसी फसल पादपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी है, तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। कार्बन नैनोट्यूबों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इनको मानव शरीर में औषधि और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। इनका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है। और कार्बन नैनोट्यूब जैव निम्नीकरण होती है, तो उसमें ऑप्शन जो डी है, चारों ही सही है। बोलगार्ड फर्स्ट और बोलगार्ड द्वितीय प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? तो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास, उसके लिए। बिस्फिनॉल ए जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन के लिए संरचनात्मक या मुख्य घटक है? पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक, तो ऑप्शन बी सही होगा। हम देखेंगे कंप्यूटर और आधुनिक भौतिकी। अभिकथन ए सूचना प्रौद्योगिकी तेजी से भारत में गतिविधि का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन रहा है, ये सही है। सॉफ्टवेयर देश के प्रमुख निर्यातों में से एक है और भारत का हार्डवेयर में बहुत मजबूत आधार है, तो ये गलत होगा। सॉफ्टवेयर देश के प्रमुख निर्यातों में से एक है, ये तो सही है, लेकिन हार्डवेयर में मजबूत आधार नहीं है, तो कथन कारण जो होगा गलत होगा, कथन सही है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट तथा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का, तो ऑप्शन जो ए होगा सही होगा। बाइट जो होती है एक इकाई होती है बाइट, और एक बाइट में 8 बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्मार्ट पत्रक एक प्लास्टिक कार्ड है जिसमें एक सूक्ष्म चिप अंतर स्थापित होती है, ये सही है। अंगीय प्रौद्योगिकी का उपयोग मुख्यतः नवीन भौतिक संचार माध्यम जैसे उपग्रह और तंतु प्रकाशिकी संचरण के साथ होता है, ये भी सही है। अंकीय लाइब्रेरी एक संगठित इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रलेखों का संग्रह जो केवल इंटरनेट पर उपलब्ध होती है, तो ये गलत होगा कि जो अंकीय लाइब्रेरी एक संगठित इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रह प्रलेख जो होते हैं उनका संग्रह है, जिसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा किया जाता है अंकीय लाइब्रेरी का, तो इसमें ऑप्शन पहला और दूसरा ही सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडम ऑसबॉर्न ने प्रथम सुवाह्य अभिकलित्र निर्मित किया, ये सही है। और इयान विल्मुट ने प्रथम कृंतक भेड़ की उत्पत्ति की, ये भी सही है, तो दोनों ही सही है इसमें। विमैक्स निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है? संचार प्रौद्योगिकी से, ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से 2.4 और 2.5 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति बैंड पर प्रचालन कर सकते हैं? तो ब्लूटूथ उपकरण डिवाइस, तार रहित फ़ोन यानी कि कार्डलेस फ़ोन, सूक्ष्म तरंग अवन और वाईफाई उपकरण, तो चारों ही सही है इसमें। हाल ही में लेजिक यानी कि लेजर असिस्टेंट इन सिटू केराटोमिल्यूसिस क्रियाविधि दृष्टि सुधार हेतु लोकप्रिय हो रही। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दृष्टि सुधार के लिए, तो यह क्रियाविधि किसी भी उम्र के व्यक्ति पर की जा सकती है, ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बेहतर प्रौद्योगिकियों के जीएसएम कुल के में नहीं है? तो डीएसएल जो है वो नहीं है। डीएसएल यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, तो ऑप्शन सी सही होगा। ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर है? ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पट उपयुक्त कर सकता है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा।
CFL और LED लैंप में क्या अंतर है कि प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारावाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्ध चालक पदार्थों का उपयोग करती है। CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से बहुत अधिक होती है, नहीं कम होती है, तो दूसरा गलत होगा। और LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है, तो ऑप्शन जो सी होगा सही है। ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क यानी कि BD के नाम से जाना जाता है लोकप्रिय हो रहा है। यह परंपरागत DVD से किस प्रकार भिन्न है? तो DVD मानक परिभाषा वीडियो को समर्थित करता है, जबकि BD जो होता है ब्लू रे डिस्क उच्च परिभाषा वीडियो को समर्थित करता है। DVD की तुलना में BD फॉर्मेट की भंडारण क्षमता कई गुना अधिक होती है, तो ऑप्शन जो इसमें बी होगा सही होगा। आभासी निजी परिपथ क्या है? तो यह निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जाने वाली जो सूचना है उसको सुरक्षित रखता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। ग्राफीन आजकल प्राय सुर्खियों में रहता है, उसका क्या महत्व है? तो वह एक द्विआयामी पदार्थ है जिसकी विद्युत चालकता उत्तम है। वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से एक है ग्राफीन, और उसका टच स्क्रीन LCD और कार्बनिक LED के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ऑप्शन जो इसमें सी होगा वो सही होगा। किसी व्यक्ति की जीव मिति पहचान हेतु अंगुली छाप क्रमवीक्षण के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग में लाया जा सकता है? पारितारिका क्रमवीक्षण, दृष्टिपटल क्रमवीक्षण और वाहक अभिज्ञान, तो डी होगा वो सही होगा। निकट क्षेत्र संचार नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही है? कि यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुम्बकीय रेडियो तरंग क्षेत्रों का उपयोग करती है। संवेदनशील सूचना भेजते समय NFC कोडीकरण का उपयोग कर सकता है, तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। आधुनिक अनुसंधान के संदर्भ में हाल ही में समाचार में आए दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक कण संसूचक के बारे आइस ट्यूब के बारे में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए कि यह विश्व का सबसे बड़ा बर्फ के 1 घन किलोमीटर घेरे वाला न्यूट्रिनो डिटेक्टर है। यह डार्क मैटर की खोज के लिए बनी शक्तिशाली दूरबीन है। यह बर्फ में गहराई में दबा हुआ है, तो इसमें जो डी होगा सही होगा। ग्रीस्ड लाइटिंग 10 GL10 जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ क्या है कि नासा द्वारा परीक्षित विद्युत विमान है। ये हाल ही में समाचारों में आने वाली लीफी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कि यह उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है। यह एक बेहतर प्रौद्योगिकी है जो वाईफाई से भी कई गुना तीव्रतर है। निम्नलिखित विकसित लेजर व्यतिकरण मापी अंतरिक्ष एंटेना परियोजना का क्या प्रयोजन है? गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना, ऑप्शन बी सही होगा। कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जित डायोड का उपयोग बहुत से संसाधनों में अंकीय प्रदर्शन सर्जित करने के लिए किया जाता है। द्रव क्रिस्टल प्रदर्शों की तुलना में OLED प्रदर्शन किस प्रकार लाभकारी है? OLED यानी कि कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जित डायोड, तो OLED प्रदर्शन नम्य प्लास्टिक अवस्तरों पर संविरचित की जा सकती है। OLED के प्रयोग से वस्त्र में अंतर स्थापित उपरिवलनीय प्रदर्श बनाए जा सकते हैं। OLED के प्रयोग से पारदर्शी प्रदर्श संभव है, तो इसमें ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कभी कभी समाचारों में आने वाला शब्द और संदर्भ विषय यानी कि ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, डिजिटल या क्रिप्टो मुद्रा, तो ऑप्शन इसमें दूसरा ही सही होगा। जब सुबह आपके स्मार्टफोन का अलार्म बजता है तो आप उठ जाते हैं और अलार्म को बंद करने के लिए उसे थपकी देते हैं, जिससे आपका गीजर स्वतः ही चाल पड़ता है। आपके स्नानागार में लगा स्मार्ट दर्पण दिन के मौसम को दर्शाता है और आपके ऊपरी टंकी में पानी के स्तर का भी संकेत देता है। जब आप नाश्ता बनाने के लिए अपने रेफ्रिजरेटर से कुछ किराना सामान निकालते हैं तो यह उसमें भंडारी सामान में आई कमी को जान लेता है और ताज़े किराना सामानों की पूर्ति के लिए क्रियादेश दे देता है। जब आप घर से बाहर कदम रखते हैं तो दरवाजे पर ताला लगाते, तब सभी बत्तियां, पंखे, गीजर और ऐसी मशीनें स्वतः बंद हो जाती हैं। यातायात की भीड़ के बारे में आपके कार्यालय के रास्ते पर आपकी कार आगे आने वाली यातायात की भीड़ के बारे में आपको चेतावनी देती है और वैकल्पिक रास्ते का सुझाव देती है। और यदि आपको किसी बैठक के लिए देर हो रही है तो यह उसके अनुसार आपके कार्यालय में संदेश भेज देती है। इस आविर्भूत होती हुई संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में उपयुक्त परिदृश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से लागू होता है? वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन बी सही होगा।
जीपीएस तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में होता है? तो मोबाइल फ़ोन प्रचलन, बैंकिंग प्रचलन, पावर ग्रिडों का नियंत्रण। तो तीनों में होता है, तो ऑप्शन जो होगा डी सही होगा। 3D मुद्रण का निम्नलिखित में से किसमें उपयोग होता है? मिष्ठान की चीज़ें बनाने में, जैव इलेक्ट्रॉनिकी कण के निर्माण में, ऑटोमोटिव उद्योगों में, पुनर्निर्माणकारी शल्यक्रम में और दत्त संसाधन प्रौद्योगिकी में। तो ऑप्शन जो डी होगा, पांचों ही सही है इसमें। संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में LTE और वॉलेट के बीच में क्या अंतर है? कि LTE को साधारणतः 3G के रूप में विपणित किया जाता है, जबकि वॉलेट को साधारणतः 3G के रूप में विपणित किया जाता है। तो ये गलत होगा ये, क्योंकि दोनों ही 4G में होती है, ये दोनों ही 4G में विपणित होती है ये, तो ये गलत होगा। LTE डेटा ओनली तकनीक है और वॉलेट वॉइस ओनली तकनीक है, तो ये भी गलत होगा। एक तो दोनों ही 4G का प्रयोग किया जाता है और LTE जो होती है वो कॉल करने के लिए 4G इंटरनेट की आवश्यकता करती है, जबकि वॉलेट जो होता है उसको बिना 4G या बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन से भी कॉल किया जा सकता है। मनोरंजन हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि AR यानी कि संवर्धित वास्तविकता, और एक होता है VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी यानी कि आभासी वास्तविकता। यानी कि AR व्यक्तियों को संचार में विद्यमान रहने देता है संसार में, और स्मार्टफोन या PC के कैमरे का उपयोग कर अनुभव को उन्नत करता है, जबकि VR संसार को पृथक कर देता है और व्यक्ति को एक अलग धरातल पर ले जाकर उसे पूर्ण निकटता का अनुभव प्रदान करता है। तो इसमें जो ऑप्शन बी होगा, तीसरा और चौथा सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिजिटल हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है जो सुनिश्चित करता है कि मूल अंश जो है वो अपरिवर्तित है। तो ऑप्शन सी जो होगा सही होगा इसमें। परिधेय प्रौद्योगिकी वियरेबल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में परिधेय उपकरणों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निष्पन्न किया जा सकता है, किया जा रहा है? यानी किसी व्यक्ति का अवस्थान लोकेशन निर्धारण, किसी व्यक्ति का निद्रा मॉनिटरण और श्रवण दोषयुक्त व्यक्ति की सहायता। तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा इसमें। निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। खेत में फसल पर पिड़कनाशी छिड़कना, सक्रिय ज्वालामुखी के मुखों का निरीक्षण करना और DNA विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई व्हेलों के श्वास के नमूने एकत्र करना। तकनीकी के वर्तमान स्तर पर उपयुक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के माध्यम से सफलतापूर्वक इसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी तीनों के लिए। भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना के संदर्भ में। विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? वो है औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना, सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना करना, रोगों का निदान करना, टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तन और विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण। तो इसमें डी जो होगा सही होगा। दृश्य प्रकाश संचार VLC तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कि VLC 375 से 780 नैनोमीटर वाली विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रमी तरंगदैर्ध्यों का उपयोग करती है। VLC ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रक्षेपित कर सकता है और VLC में विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण नहीं होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है, जबकि निम्नजनी पंपों के लिए नहीं, और सौर ऊर्जा का उपयोग अपकेंद्रीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है, जबकि पिस्टन वालों को नहीं। तो जो सौर जल पंप है, तो सौर ऊर्जा का प्रयोग हर प्रकार के पंप के लिए किया जा सकता है। तो इसमें न तो एक होगा नहीं दूसरा होगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकृषि तैयार करने में किया जाता है? तो लेमन घास, लेमन यानी नींबू, उस घास का प्रयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकृषि तैयार करने में किया जाता है। सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां और LED बत्तियों से किस तरह भिन्न है? तो सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती है, किंतु LED बत्तियों में ऐसा नहीं होता है और सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णीय होता है, जबकि LED बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधा यानी कि कलर एडवांटेज प्रदान करती है। तो पहला और तीसरा जो होगा सही होगा। सड़क की बत्तियों के रूप में LED की बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अवधि अधिक होती है? तो नहीं होती है, कम होती है। LED जो होती है उसका जो जीवन काल होता है वो सोडियम से अधिक होता है इसमें, तो दूसरा नहीं होगा। तो आज हमने विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम
आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।